गुड डे स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर स्मिता शर्मा। मैं आपको बीएससी पार्ट फर्स्ट का पेपर फर्स्ट पढ़ा रही हूँ। उसमें हम यूनिट 5th कर रहे हैं। हम यूनिट 5th में हम दो सिंपल हार्मोनिक मोशन अगर लंबवत रूप में एक जगह पर अध्यारोपित होती हैं तो एक विशेष प्रकार के पैटर्न्स बनते हैं जिनको हम लिसाजू आकृतियाँ कहते हैं। इनके बारे में हमने पढ़ लिया था। हमने दो मेथड्स इसके से संबंधित पढ़ा है। एक तो मैथमेटिकल एनालिसिस यानी उसका गणितीय विश्लेषण पढ़ लिया हमने, और उसको ग्राफीय विधि से हम कैसे ऑब्टेन करते हैं उन पर्टिकुलर फिगर्स को और उनका क्या पैटर्न रहेगा अलग अलग स्थितियों में, वो सब का हमने अध्ययन कर लिया है। हमने ये पाया था कि उसमें आवृत्ति में परिवर्तन करने पर लिसाजू आकृतियाँ परिवर्तित होती हैं। आज हम इसके अंदर लिसाजू आकृतियों को एक्सपेरिमेंटल मेथड से यानी प्रायोगिक विधि से या प्रैक्टिकल मेथड से कैसे ऑब्टेन कर सकते हैं उसका एक तरीका सीखेंगे। दो तरीके सीखेंगे, और भी कई तरीके हैं लिसाजू आकृति बनाने के, लेकिन हम इसमें यहाँ पर दो डिस्कस करेंगे। तो लिसाजू आकृतियों को प्राप्त करने की प्रायोगिक विधि, तो सबसे पहले जो विधि हम डिस्कस कर रहे हैं वो है हमारा ऑप्टिकल मेथड, प्रकाशीय विधि। अब प्रकाशीय विधि का हम पहले एक बार डायग्राम देख लेते हैं। ये देखिए, अगर आप चित्र में देखें तो S जो है वो एक सोर्स है जहाँ से एक प्रकाश की किरणें चल रही हैं। प्रकाश की किरणें क्योंकि जो सोर्स है उससे जब प्रकाश की किरणें निकलती है तो वो चारों दिशाओं में फैलती हैं, डाइवर्ज होती हैं। ठीक है, इसके आगे हमने एक एल लेंस लगा दिया है। इस लेंस से वो एक कन्वर्जिंग लेंस है। कन्वर्जिंग लेंस मतलब ये जो लेंस है वो हमारा कॉन्वेक्स लेंस है। कॉन्वेक्स लेंस को हम हिंदी में कहते हैं उत्तल लेंस। उत्तल लेंस में खासियत ये होती है कि वो उसके ऊपर गिरने वाली प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पर लाने की क्षमता रखता है, एक बिंदु पे कंसंट्रेट कर देता है। तो हम इसकी सहायता से इन प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पर कन्वर्ज करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, उसके आगे अगर आप देखें, पहले हम एक बार चित्र को डिस्कस कर लेते हैं। उसके आगे अगर हम देखें तो हमने एक स्वरित्र लगा रखा है। स्वरित्र क्या होता है? एक ट्यूनिंग फोक। ट्यूनिंग फोक जो होते हैं वो एक मेटल का ये यू शेप्ड का एक आकार होता है, कुछ इस तरीके का ये ट्यूनिंग फोक है। ठीक है, आपको कभी लैब में भी दिखा दिया जाएगा। इनको जब बनाते वक्त इनको ये जो इसके टोंग्स हैं, ये वाले जो सिरे हैं, इन सिरों को अगर किसी रबर पैड पे हिट किया जाए तो ये वाले जो सिरे हैं ये इसके वाइब्रेट करने लगते हैं। बहुत तेजी से वाइब्रेशन होते हैं और इनके मटेरियल को इस तरीके से इसमें डिज़ाइन किया जाता है कि यहाँ पर इनकी फ्रीक्वेंसी लिखी होती है। तो जब भी आप रबर पैड से इसको हिट करोगे तो ये हमेशा एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी से ही वाइब्रेट होते हैं और वही तरंगे हवा में देते हैं। ठीक है, तो ऐसे हमने यहाँ एक ट्यूनिंग फोक ए लगा रखा है, स्वरित्र ए लगा रखा है, और यहाँ पर स्वरित्र बी लगा रखा है। इनको हम इस तरीके से एडजस्टमेंट करते हैं कि एक की से उत्पन्न तरंगे और दूसरे से उत्पन्न तरंगे एक दूसरे के लंबवत तलों में ये कंपन करते हैं। इनको कुछ इस तरीके से एडजस्ट किया जाता है। और एक सामने एक कर्टन, एक स्क्रीन लगा दिया जाता है या पर्दा लगा दिया जाता है जहाँ पर इन दोनों के अध्यारोपण के पश्चात इन दोनों को सुपर इम्पोजिशन, दोनों वेव जो दोनों जनरेट कर रहे हैं उनकी जो वेव्स हैं उनके अध्यारोपण के बाद जो प्रकाश परावर्तित होगा यानी रिफ्लेक्ट होगा वो हमारे को यहाँ स्क्रीन पर दिखाई देता है कि इनके दोनों के मिलने के बाद आपको कुछ किस प्रकार के पैटर्न्स दिखाई देते हैं। स्वरित्र का अभी मैंने बताया कि आप इसको मैनुअली हाथ से रबर पैड पे हिट करो और ये वाइब्रेट करते हैं, लेकिन उसमें ये भी संभावना है कि अगर हमने बहुत धीरे से हिट किया तो वो पूरी तरीके से वाइब्रेट नहीं करेगा। तो इस तरीके के जो मैनुअल ट्यूनिंग फोक है वो सोली आप किस तरीके से हिट करते हो उस पर डिपेंडेंट होता है।
इससे तो हमारे को हर बार तरंगे जो है वो सेम प्रकार की मिले, ऐसा ज़रूरी नहीं है, और सेटअप भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, इसके लिए हम क्या करते हैं, इन दोनों ट्यूनिंग फोक्स को इलेक्ट्रिकली विद्युत पोषित कर देते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि इनको इलेक्ट्रिसिटी के जरिए हम इनको वाइब्रेट कराते हैं। ठीक है, तो ए और बी दो स्वरित्र जिनकी भुजाओं पर सूक्ष्म समतल दर्पण लगे हुए हैं, और यहाँ पर हमारे क्या है, एक छोटे छोटे से मिरर्स लगे हुए हैं, प्लेन मिरर्स, साधारण जो आपके शीशे होते हैं वो लगे हुए हैं। और ये दोनों ही स्वरित्र जो हैं ट्यूनिंग फोक्स वो विद्युत पोषित हैं, तो इलेक्ट्रिसिटी से ही इनको चलाया जाता है, तो ऑटोमेटिकली कंटिन्यूसली वाइब्रेट करते रहते हैं। एस हमने बता ही दिया कि एक प्रकाश स्रोत है, और इससे जो प्रकाश की किरणें निकलती हैं वह लेंस एल पर गिरती हैं और बाद में संकीर्ण होके, कन्वर्ज होके और ट्यूनिंग फोक ए के ऊपर गिरती हैं। अब ट्यूनिंग फोक ए पर गिरती हैं तो यहाँ पर जो भी इसकी भुजा पर जो दर्पण लगा हुआ है, जो मिरर लगा हुआ है, उससे हमारा प्रकाश जो है वो रिफ्लेक्ट होता है, परावर्तित होता है। अब परावर्तित होके ये प्रकाश जो है भुजा बी पर गिरता है, ट्यूनिंग फोक की जो ये वाली एज है उस पर गिरता है। अब इन दोनों ट्यूनिंग फोक्स ए और बी को इस तरीके से रखा जाता है कि ये परपेंडिकुलर प्लेन में लंबवत तलों में कंपन करते हैं। अब इससे यहाँ पर भी एक मिरर लगा हुआ है, यहाँ जो मिरर लगा हुआ है उससे जो भी आपका परावर्तित प्रकाश है वो सीधे एक दर्पण पर्दे के ऊपर या स्क्रीन के ऊपर गिरने दिया जाता है। अब पर्दे पर अगर हम देखें तो आपको क्या होगा, साधारण इनिशियली ये लाइट यहाँ से रिफ्लेक्ट हुई, इसके ऊपर आई, जब ये वाइब्रेट नहीं कर रहे तो आपको एक स्पॉट दिखाई देगा और वो इनिशियली स्टेशनरी होता है। अब क्या करते हैं, हम केवल एक स्वरित्र को ए को कंपित होता है। अब इनिशियली हम क्या करते हैं, इसको बहुत तेजी से कंपन कराते हैं, इलेक्ट्रिसिटी ऑन करके इसको कंपन कराते हैं। तो हम देखेंगे कि ये जो स्पॉट है ये तेजी से सरल आवर्त गति कंपन करता है और उस पर आपको एक हॉरिजॉन्टल लाइन दिखाई देगी। ठीक है, अच्छा, अब हम क्या करते हैं, ए को कंपन कराना बंद कर देते हैं, अब केवल बी को कंपन कराते हैं। तो केवल बी को कंपन कराएंगे तो हम देखते हैं स्पॉट जो है वो अब हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन में ना कंपन करके अब ऊर्ध्वाधर दिशा में सरल आवर्त गति करता है। कहने का मतलब क्या हो गया कि जब हम केवल ए को वाइब्रेट कराते हैं तो हमारे को स्पॉट की जो मूवमेंट है वो कुछ इस तरीके से दिखाई देगी, हॉरिजॉन्टली इस तरीके से वो मूव करेगा। और जब हम केवल बी को करते हैं वाइब्रेट तो उसकी जो मूवमेंट है वो सिंपल हार्मोनिक होगी, लेकिन इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। इससे हम ये कंफर्म कर लेते हैं कि दोनों जो सरल ट्यूनिंग फोक्स हैं उनके कारण जो कंपन उत्पन्न हो रहे हैं वो हमारे परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो सिंपल हमें ये परपेंडिकुलर को ही सुपर इम्पोज करके स्टडी करनी है। तो अब हमारा जब ये क्लियर हो गया उसके बाद हमारे को क्या करते हैं, हम दोनों को एक साथ कंपित कराते हैं। तो एक साथ कंपित कराते हैं तो हम देखते हैं कि ये जो यहाँ पर स्पॉट बना हुआ है वो स्पॉट जो है तुरंत ही एक पर्टिकुलर प्रकार की आकृति में बदल जाता है और यही आकृति आपकी लिसाजू आकृति है। तो इस तरीके से हम लिसाजू आकृतियों का जो रूप आया है उसके आधार पर हम दोनों स्वरित्रों की आवृत्ति, आयाम और उनके आपेक्षिक कलाओं पर निर्भर करता है। अब ये देखो, हमने पढ़ चुके हैं कि जो लिसाजू पैटर्न बनेगा वो तीन चीज़ों पर निर्भर करता है। एक तो दोनों जो सुपर इम्पोज, दोनों जो अध्यारोपित होने वाली जो सरल आवर्त गतियां हैं उनके आवृत्तियां कितनी हैं उस पर निर्भर करता है, उनके आयाम कैसे हैं उस पर निर्भर करता है और उन दोनों के मध्य कला कैसी है, फेज कैसा है उस पर निर्भर करता है। तो जो पैटर्न हमारे को यहाँ पर दिखाई दे रहा है उस पैटर्न के आधार पर हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि दोनों की जो आवृत्ति है उसमें कैसा है, क्या संबंध है, उनके आयाम क्या बराबर हैं या अलग अलग हैं, और अगर वो किस फेज में, दोनों के बीच में जो कलांतर है या फेज डिफरेंस है वो कितना है। अब जैसे अगर मैं यहाँ डायग्राम में देखूं तो हमारा यहाँ पर फिगर ऑफ 8 दिखाई दे रहा है।
फिगर ऑफ 8 दिखाई देने का मतलब हमने पढ़ रखा है कि दोनों की जो फ्रीक्वेंसी का जो रेशियो है वो 1:2 है, इसीलिए फिगर ऑफ 8 आपको 8 अंक की आकृति दिखाई दे रही है। तो इस प्रकार से हम प्रैक्टिकली उसको करके देख सकते हैं। ये लिसाजू आकृति का जो प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन है वो हम सेकेंड ईयर की लैब में स्टूडेंट से खुद कराते हैं, और वहाँ हम क्या करते हैं, दोनों पेंडुलम्स की जो आवृत्ति है वहाँ अलग तरीके का सेटअप आपको मिलेगा। वहाँ 2 पेंडुलम्स जो हैं उन दोनों की जो आवृत्ति हम समान रखते हैं, और हम वाकई आप वहाँ पर ऑब्जर्व करोगे कि जो लिसाजू आकृतियाँ हैं वो बिल्कुल वैसी ही होती है जैसे आपने थ्योरेटिकल इसमें कंसेप्ट में पढ़ा है। ठीक है, अब इसके अंदर एक और एक्सपेरिमेंट है जो हम इससे परफॉर्म कर सकते हैं, और इसको भी मैं डेमोन्स्ट्रेट आपको करूँगी, लेकिन हम सेकेंड ईयर लैब में, क्योंकि हम यहाँ थ्योरी पढ़ते हैं, फिर हम नेक्स्ट ईयर उसको रिवीजन के तौर पे कि ये चीज़ हम पढ़ चुके हैं उसको हम प्रैक्टिकली करते हैं। तो ये एक्सपेरिमेंट भी आप स्वयं भी करके देख सकते हैं घर पे एक छोटे स्तर पे बना के। और अगर कभी आपने पिलानी की लैब विजिट करी, वहाँ पर पिलानी का म्यूजियम विजिट किया, तो वहाँ भी एक बहुत बड़ा सारा ये पेंडुलम लगा हुआ है जो कि देखने लायक है। बड़ा सिंपल सा है ये, इसको हम कहते हैं ब्लैकबर्न्स पेंडुलम मेथड। ठीक है, तो ब्लैकबर्न लोलक विधि, इस विधि में हमने क्या करा है, देखो एक बेस बना रखा है और उसके ऊपर मैंने एक स्टैंड लगा दिया, एक रिजिड एंड लगा दिया। ठीक है, रिजिड एंड के अंदर मैंने क्या करा है, 2 कोनों पर एक डोरी बांध दी। अब डोरी के बीचम बीच में मैं एक कोई लोहे का छल्ला या कोई मेटल की कोई छल्ला लगा देती हूँ इस पोजीशन पे, ओ पे। अब इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, इस जो डोरी है यहाँ पर एक चीज हमारे लिए ऑप्शनल है कि हम चाहें तो इनको दूर दूर लगा के इस ये जो लेंथ है AO लेंथ जो है उसको हम घटा बढ़ा सकते हैं। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इस O सिरे पर जहाँ हमने छल्ला लगाया है वहां पर हम एक कांच का फनल लटकाते हैं। ठीक है, हम क्या करेंगे, एक धागे की सहायता से हम एक फनल ले लेते हैं। फनल इसलिए लिया है जिसके अंदर नीचे छेद होना चाहिए और ऊपर का उसका सिरा ओपन होना चाहिए, जहां से हम उसके अंदर कुछ चीज डालना चाहें तो डाल सकते हैं। और उसको हम जैसे तराजू के दोनों सिरों को पकड़ के हम उसको धागे से इस छल्ले से बांध देते हैं। हम इसके अंदर क्या करते हैं, सबसे सुविधाजनक हमारे पास जो चीज है वो है हमारी सैंड, रेत, बालू रेत। तो हम इसके अंदर एक बालू रेत भर देते हैं और इसमें नीचे की तरफ जो छेद है एक बार हम उसके अंदर हाथ लगा के रखते हैं, और अगर आप हाथ हटाओगे तो इसमें से जो बालू रेत है वो धीरे धीरे नीचे की ओर गिरती है। अगर आपने इसको मूव नहीं किया तो सारी की सारी बालू रेत एक ही जगह पर इकट्ठी हो जाएगी। ठीक है, हम इसका बेस थोड़ा क्लीन और ऐसा रखते हैं जिसके ऊपर से हम बार बार उस सैंड को कलेक्ट कर सके। ये पूरा सेटअप तैयार हो जाने के बाद जो ये इस तरीके का सेटअप होता है, ये हमारा कहलाता है ब्लैकबर्न्स पेंडुलम। अब इसके अंदर ब्लैकबर्न्स पेंडुलम में आप क्या कर सकते हो, इसको हम दोलन कराएंगे। तो हम क्या करते हैं, इसके अंदर हम ये जो OM है जो है इसको हम एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में इसको मैक्सिमम आयाम दिया और इसको छोड़ दिया। छोड़ने के बाद आप देखेंगे, क्योंकि आपने हाथ हटा रखा है तो इसमें से बालू रेत गिर रही है, तो आप बालू रेत को देखेंगे तो वो एक विशेष प्रकार का, जैसे जैसे पेंडुलम ऑसिलेट करेगा वैसे वैसे एक विशेष प्रकार की आकृति आपकी निर्मित होती चली जाएगी। ठीक है, तो ये जो विशेष प्रकार की आवृत्ति निर्मित होती जाती है वो डिपेंड करती है कि आपने किस एंगल पे और कितने आयाम से आपने इसको छोड़ा। और आप देखेंगे कि उसमें बड़ी अच्छी सिमेट्री बनती है। इसमें यहाँ पर एक चीज और है, हम क्या करते हैं जब किसी ये इसको इस तरीके के पेंडुलम को दृढ़ आधार से दोलन कराते हैं तो वो एक सिंपल पेंडुलम की तरीके से बिहेव करता है जिसकी लेंथ जो है वो कैपिटल L के बराबर होगी। ये प्रभावकारी या इफेक्टिव लंबाई कहलाती है, और इसका जो टाइम पीरियड है वो भी बिल्कुल वैसे ही कैलकुलेट किया जाता है, T1 बराबर 2 पाई √L/G पर।
जब लोलक को दृढ़ आधार के लंबवत दिशा में दोलन कराते हैं, जो पुनः यह एक सरल लोलक की भांति कार्य करता है, उस स्थिति में लोलक की प्रभावकारी लंबाई am बराबर L प्रदर्शित होती है। तो इनिशियली तो क्या होता है, इनिशियली तो हमारी जो इसकी जो लेंथ है वो ये वाली होती है, सिंपल पेंडुलम की लेंथ होती है, अगर हम उसको ऐसे उसके तल में लंबवत कराएं। लेकिन अगर हम उसके लंबवत तल में यानी इस डायरेक्शन में कराते हैं तो हमारी जो लेंथ है वो कैपिटल L के बराबर हो जाती है। यहाँ पे एक चीज आप अच्छे से समझ लें कि O/M जो है ये आपकी स्मॉल l है, ठीक है। अब हम जब पेंडुलम को, जैसे हमने सरल लोलक को पढ़ते हैं, हम ऐसे कोई पेंडुलम है उसको टांग के हम ऐसे दोलन कराते हैं, ठीक है। तो जब हम ऐसे दोलन कराते हैं तो हम उसी के तल में उसको दोलन करा रहे हैं। ऐसी स्थिति में एक सरल लोलक की तरीके से कार्य करता है और इसका टाइम पीरियड वैसा ही होता है जैसा कि हम सिंपल पेंडुलम या सरल लोलक का निकालते हैं। यानी उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 2π√l/g। अब हम क्या करते हैं, इस पेंडुलम को इसके लंबवत दिशा में दोलन कराना शुरू करते हैं, इस दिशा में दोलन कराना शुरू करते हैं। जब हम इस दिशा में दोलन कराना शुरू करते हैं तो यही पेंडुलम जो है उसकी जो इफेक्टिव प्रभावकारी लंबाई है वो am के बराबर हो जाती है, कैपिटल L के बराबर हो जाती है। ऐसी स्थिति में उसका जो टाइम पीरियड है वो हो जाता है 2π√L/g, ठीक है। ये दो एक्सट्रीम एंड्स हैं, आप करके देख सकते हैं। आपको बालू रेत या तो एक बार ऐसे दिखाई देगी सीधी लाइन में, और अगर आप ऐसे लंबवत दिशा में करते हैं तो एक लाइन सीधी में दिखाई देगी। अब हम क्या करते हैं, इसको पकड़ के एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, मतलब इनिशियली मैं आपको बताती हूँ कि इनिशियली जब हमने इसके तल में दोलन कराया तो आपको कुछ ऐसी बालू रेत की लकीर दिखाई देती रहेगी, ठीक है। दूसरी बार आपने बालू रेत पुनः उसी को भरा और इसको हमने इसके लंबवत तल में दोलन कराया तो आपको कुछ ऐसी लकीर आराम से दिखाई देती रहेगी, ठीक है। बालू रेत इस लकीर के ऊपर गिरेगी। अब वापस से आपने बालू रेत इकट्ठी करी और आप किसी पर्टिकुलर एंगल पे उसको छोड़ देते हैं, ठीक है। तो इनिशियली आपने छोड़ा है तो बालू रेत गिर रही है तो एक लकीर होगी, लेकिन जैसे ही आप उसको छोड़ेंगे तो वो एक पर्टिकुलर प्रकार का पैटर्न फॉलो करना शुरू कर देगी, ठीक है। तो ये जो पैटर्न है, ये पैटर्न अगर हम उसकी स्टडी करें तो ये पैटर्न एक्चुअल में क्या हो रहा है, दो परस्पर लंबवत सरल आवर्त गतियों का संयोजन हो रहा है यहाँ पे, और उसके प्रभाव के कारण आपको एक लिसाजू पैटर्न दिखाई देगा जो कि बड़ा ही सिस्टमेटिक है और देखने में, ऑब्जर्व करने में भी बड़ा अच्छा लगता है। इस तरीके से आप अलग अलग एंगल पे पेंडुलम को ऑसिलेट करा के आप अलग अलग पैटर्न्स को ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो ये काम आप घर पर भी एक छोटे स्तर पे बना के देख सकते हैं, बड़ा ही इजी एक्सपेरिमेंट है। अब ये लिसाजू जो आकृतियां हैं उसके हमारे यूजेस क्या हैं। देखो यहाँ पर एक चीज और आपको बता दूं, लिसाजू आकृतियां हम किसी भी दो सरल आवर्त गतियों के अध्यारोपण, सुपर इम्पोजिशन से हम पढ़ते हैं। तो सुपर इम्पोजिशन दो सरल आवर्त गतियों का केवल मैकेनिकल हो, यांत्रिक रूप से हो, ऐसा जरूरी नहीं है। देखो इलेक्ट्रॉनिक्स में हमारे को पता है फ्रीक्वेंसी जनरेटर होते हैं जो साइन वेव प्रोड्यूस करते हैं, अलग अलग वेव्स प्रोड्यूस करते हैं। अगर हम इलेक्ट्रॉनिक जनरेटर्स जो आपकी साइन वेव या कोई भी प्रकार की वेव प्रोड्यूस कर रहे हैं उनको भी अगर हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे सुपर इम्पोज कराएं तो हमारे को लिसाजू पैटर्न्स इलेक्ट्रॉनिकली दिखाई दे सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिकली आप कैसे देखेंगे, उसके लिए आपके पास एक डिवाइस मौजूद है जिसको हम कहते हैं CRO। तो CRO यानी कैथोड रे ट्यूब पे भी आप उनको ऑब्जर्व कर सकते हैं और उसमें और क्लियर पैटर्न्स आपको दिखाई देंगे। अब इनका लिसाजू आकृतियों को हम यूज कहाँ कर सकते हैं, तो देखो एक तो ये है कि दोनों जो दो ट्यूनिंग फोक्स हैं उनके बीच में स्वर मेल की जांच करने के लिए, यूनिजन की जांच करने के लिए यूज कर सकते हैं। उनके बीच में जो टाइम पीरियड्स हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वाइब्रेशंस हैं, उनके बीच में जो टाइम पीरियड्स का जो रेशियो है उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं।
और दो ट्यूनिंग फोक्स की फ्रीक्वेंसीज में कितना अंतर है इसको भी हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। हम इसके अंदर एक एग्जाम्पल इसका करेंगे कि लिसाजू की आकृति बनाकर हम फ्रीक्वेंसी कैसे फाइंड करेंगे। तो ये बड़ा ही आसान तरीका है। हम मान लिया हमने दो ट्यूनिंग फोक्स लिए हैं और दोनों ट्यूनिंग फोक्स की जो आवृत्ति है वो n और n डैश है। अब अधिक आवृत्ति के स्वरित की कला निरंतर दूसरे आवृत्ति की अपेक्षा अधिक हो जाएगी। अब देखो जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है तो दोनों के बीच में जो फेज डिफरेंस है, अगर हम उन दोनों को वाइब्रेट कराते हैं तो उनके बीच में जो फेज डिफरेंस है वो हमेशा क्या हो जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा। क्यों? क्योंकि पहले जिसकी आवृत्ति अधिक है वो तेजी से वाइब्रेट करेगा और उसका फेज तेजी से परिवर्तित होगा, बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो इससे क्या होगा, लिसाजू जो आकृति है वो एक हमेशा एक जैसी ना होकर धीरे धीरे वो बदलती रहेगी। ये एक तय बात है। रूप बदलने का क्रम तब तक चलता रहेगा जब तक प्रथम अवस्था में आकृति पुनः प्राप्त नहीं हो जाती। अब क्या होगा, जैसे हमने लिसाजू पैटर्न्स में पढ़ा था, हम 0 से लेकर जैसे जैसे वेरी करते हैं तो कुछ टाइम बाद वो पैटर्न रिपीट होने लगता है। ठीक है, तो ये पैटर्न ऐसे ही दोनों ट्यूनिंग फोक्स को जब वाइब्रेट कराते हैं तब भी यही होता है। यानी एक पूर्ण चक्र के बाद ये प्रोसेस बार बार चलती रहती है और इस अवस्था में कंपनों में जो फेज डिफरेंस या कलांतर है वो 2 पाई हो जाता है। अब 2 पाई कलांतर का अर्थ है कि अधिक आवृत्ति का स्वरित्र दूसरे की अपेक्षा एक कंपन अधिक प्राप्त कर लेता है। अब 2 पाई अगर फेज दोनों के बीच में हो गया तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि पहला जो ट्यूनिंग फोक है एक कंपन ऑलरेडी कर चुका है, अब दूसरा वाला शुरू कर रहा है। ठीक है, तो एक कंपन वो लीड कर रहा है इसके अंदर। तो माना जब वापस से सारा कुछ होने के बाद जो सेम फेज में जब वो आ गए तो उस समय में जो इस तरीके के प्रोसेस करने में जो पूरा समय लगा वो t सेकेंड्स का है। तो हम ये समझ सकते हैं कि स्वरित्रों द्वारा t सेकेंड में किए गए कंपनों की संख्या n इंटू टी और n डैश इंटू टी होगी। ठीक है, टाइम क्योंकि दोनों ने सेम लिया और n डैश अपॉन टी जो है वो एन टी प्लस माइनस 1 होगा। भाई अगर ये फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है तो +1 हो जाएगी और अगर ये फ्रीक्वेंसी कम है तो -1 हो जाएगी। ये हम रेशो लिख सकते हैं एक साइकिल के बाद। n डैश इज इक्वल्स टू n प्लस माइनस 1 अपॉन टी। अब इसकी सहायता से हम t का मान ज्ञात करके आवृत्तियों के अंतर ज्ञात हो सकता है, बहुत आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। यह ज्ञात करने के लिए n डैश n से बड़ी है या छोटी, n डैश आवृत्ति की एक भुजा पर कुछ मोम लगा दिया जाता है। अब हम क्या करते हैं, ये तो हमें पता लग गया इन दोनों के बीच में अंतर कितना है, लेकिन n डैश बड़ा है या n बड़ा है इसका पता लगाने के लिए हम क्या करते हैं, किसी n डैश आवृत्ति पर एक थोड़ा सा मोम लगा देते हैं। तो इससे क्या होता है, इससे इसका n डैश का मान थोड़ा सा कम हो जाता है। अब वापस से दोनों को ऑसिलेट कराते हैं और फिर एक चक्कर में लगा समय ज्ञात करते हैं। तो अगर t का मान बढ़ जाता है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि t का मान इंक्रीज हो गया, इसका मतलब इनकी जो फ्रीक्वेंसी का अंतर है वो हमारा कम हो गया। फ्रीक्वेंसी का अंतर कम हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, n डैश का मान n से बड़ा है, नहीं तो कम होता। और n डैश के मान में अगर कमी है तो इसका मतलब उन दोनों की आवृत्ति में और अंतर बढ़ गया, और अंतर बढ़ गया इसका मतलब n डैश का मान n के मुकाबले पहले से ही कम था। ये एक बड़ी आसान सी तरीका है और इसकी सहायता से हम दो जो आवृत्ति के ट्यूनिंग फोक्स है उनके अंदर आवृत्तियों में अंतर ज्ञात कर सकते हैं। अगर हमारे पास यदि दो आवृत्तियों का अनुपात m है, ठीक है, तो t आकृति की पुनरावृत्ति का समय से अज्ञात आवृत्ति भी ज्ञात की जा सकती है। उसमें हम m इसमें ज्ञात आवृत्ति इंटू m प्लस माइनस 1 अपॉन टी निकाल सकते हैं। m 1 होगा अगर आपकी जो पैटर्न्स बन रहे हैं वो स्ट्रेट लाइन, इलिप्स, वो अपन ने पढ़ ही रखा है। अगर इस तरीके के पैटर्न्स आते हैं तब तो m का जो अनुपात होता है वो 1:1 का होता है।
और फिगर ऑफ 8 और पैराबोला और इस तरीके के फिगर दिखाई दे रहे हैं तो हम जानते हैं कि उसके अंदर 1:2 का अंतर होता है। तो हम ये m सूटेबल लगा के हम इसके अंदर किसी अज्ञात आवृत्ति को भी ज्ञात कर सकते हैं। तो ये कुछ हमने मेथड्स, एक बड़ा ही सिंपल लिसाजू आकृति का उपयोग पढ़ा। ठीक है, इसके अंदर इन्होंने मोम लगा के भी निकालने का तरीका बता रखा है, इससे हम कंप्लीटली उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये हमने इस चैप्टर में हमने क्या पढ़ा कि अगर दो सरल आवर्त गतियां एक ही दिशा में आके अध्यारोपित होती हैं तो हमारे को व्यतिकरण ऑब्जर्व होता है और हमारे क्या प्रभाव होते हैं, हमने उनको अध्ययन किया। दूसरा हमने करा कि अगर वो लंबवत दिशा में अध्यारोपित होते हैं, सुपर इम्पोज इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन, तो हमारे को एक विशेष प्रकार की आकृतियां जिनको हम लिसाजू आकृतियां कहते हैं वो हमें प्राप्त होता है। तो इसके साथ ही आपका ये सुपर इम्पोजिशन ऑफ वेव्स, ये सिंपल हार्मोनिक वेव्स वाला चैप्टर आपका खत्म हो गया। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे इस पेपर का और इस यूनिट का लास्ट चैप्टर जो आधारित है कपल्ड पेंडुलम्स पे, युग्मित दोलक। यानी अगर हमने अभी तक क्या करा है, एक सिंगल पेंडुलम को ऑब्जर्व किया है, अगर हम दो पेंडुलम्स को एक साथ जोड़ दें तो हम क्या से प्रभाव देखेंगे उनकी गति में, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। और इसका प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन भी बड़ा अच्छा होता है जो हम नेक्स्ट सेकेंड ईयर में हम प्रैक्टिकली भी करके उसको देखेंगे। धन्यवाद।